आपको बता रहे हैं 19 मार्च को नामांकन करेंगे और एक बार फिर नीतीश कुमार के नाम पर पार्टी में सहमति बन गई है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हर कार्यकर्ता चाहता है नीतीश कुमार ही अध्यक्ष बने रहें। नीतीश कुमार के नेतृत्व से पार्टी को मजबूती मिलेगी। जेडीयू में संगठनात्मक चुनाव को लेकर हलचल तेज है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त नीतीश कुमार हैं, लेकिन जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले समय में कौन होगा, इस पर तमाम सियासी निगाह टिकी हुई। हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद हैं। सर, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, कब नामांकन होगा और कौन कर रहे हैं? नहीं, आप तो अवगत हैं ही कि हमारी पार्टी के जो है संगठनात्मक चुनाव चल रहा है। प्रखंड स्तर का, जिला स्तर का और प्रदेश स्तर पर चुनाव संपन्न हो चुका है। अब राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिसूचना जारी कर दी गई है और जिसकी चुनाव जो है नामांकन की तिथि 22 मार्च तक की है, तो अंतिम तिथि है। तो हमें मालूम है और सब लोग का पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान संभालते रहे हैं और सब एक एक कार्यकर्ता का इच्छा भी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी कमान संभाले। तो मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नामांकन करने जा रहे हैं। कितने तारीख को कर रहे हैं? ये तो आपको हम ये बताना चाहेंगे कि हम वो फॉर्म भरा गया है। ये हो सकता है कि 19 तारीख को नामांकन करें मुख्यमंत्री जी और उनके द्वारा जो प्रस्तावक हैं, कोई भी प्रस्तावक लेकर नामांकन कर सकते हैं। यानी कि अभी तो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने एक बड़ा इशारा कर दिया कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर से नीतीश कुमार ही होंगे, चूंकि 19 तारीख को नामांकन करने वाले। जाहिर तौर पे नीतीश कुमार के नामांकन के बाद कुछ और तस्वीर नहीं बच जाती है, तो जाहिर तौर पे जेडीयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नीतीश कुमार ही होंगे। औपचारिकताएं बची हुई हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। 2 दिन के ब्रेक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से समृद्धि यात्रा की शुरुआत कर दी है। समृद्धि यात्रा का ये चौथा चरण है जिसकी शुरुआत उन्होंने बांका से की है। भागलपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 442 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी, जिसमें कई अहम योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन शामिल रहा। वहीं बांका में समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम नीतीश ने कुल 709 करोड़ की योजना की सौगात दी है। साथ ही कटोरिया में डिग्री कॉलेज और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण किया, कई विकास कार्यों की भी समीक्षा की और सभा को संबोधित भी किया। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद राबड़ी देवी के शासनकाल पर एक बार फिर निशाना साधा और कहा कि उन लोगों ने कोई काम नहीं किया था, सब गड़बड़ किया था, लेकिन 2005 के बाद से बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। और चलिए आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं राजधानी पटना की, जहां इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है और इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर राजधानी पटना से, जहां दावते इफ्तार में शामिल हुए हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। हज भवन में जेडीयू की इफ्तार पार्टी, सीएम नीतीश कुमार भी हज भवन पहुंचे थे। उन्होंने सभी को बधाई दी, शुभकामनाएं दी और उसके बाद वो वहां से निकल गए। और अब देखिए निशांत कुमार की मौजूदगी है हज भवन में। जेडीयू की इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है जिसमें निशांत कुमार मौजूद हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं निशांत कुमार की, जो जेडीयू में शामिल होने के बाद लगातार एक्टिव हैं। और उसके साथ ही आज जब जेडीयू पार्टी की तरफ से दावते इफ्तार का आयोजन हज भवन में किया गया है, तो इस कार्यक्रम में भी शामिल होने के लिए निशांत कुमार पहुंचे हैं और यहां पर सभी जेडीयू के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। और अभी देखिए निशांत कुमार कुछ बातचीत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि ये बड़ी इफ्तार पार्टी का आयोजन जो है वो जेडीयू की तरफ से हज भवन में किया गया है। हर साल ये इफ्तार पार्टी आयोजित की जाती है, इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद होते हैं। सीएम यहां पहुंचे भी थे, उन्होंने इफ्तार पार्टी में शामिल होकर सभी को इसकी बधाई भी दी, शुभकामनाएं दी और उसके बाद मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री वहां से निकल गए। अभी फिलहाल निशांत कुमार
जो है वो वहां मौजूद हैं। निशांत कुमार के साथ जेडीयू के कुछ अन्य नेताओं की भी वहां मौजूदगी है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं दावते इफ्तार पार्टी में निशांत कुमार। बढ़ते हैं आगे, इंटर परीक्षा के रिजल्ट की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार बोर्ड में टॉपर्स वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। तीनों संकाय के संभावित टॉपर्स का वेरिफिकेशन अब किया जा रहा है। जो संभावित टॉपर्स हैं वो बोर्ड कार्यालय पहुंचे हैं, अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट पूछताछ उनसे कर रहे हैं, हैंडराइटिंग मिलान भी किए जा रहे हैं। 22 या 23 मार्च को रिजल्ट जारी हो सकता है इंटर का। 27 फरवरी से 13 मार्च तक कॉपियों का मूल्यांकन हुआ और आपको बता दें कि 2 फरवरी से 13 फरवरी तक परीक्षा आयोजित की गई थी। वहीं मैट्रिक का भी मार्च के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी होगा। 27 या 28 मार्च तक मैट्रिक के रिजल्ट जारी किए जा सकते हैं। और बाढ़ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां एएनएस कॉलेज में छात्रों और शिक्षकों के बीच झड़प की खबर मिल रही है। एबीवीपी छात्र नेताओं और शिक्षकों में तीखी नोकझोंक भी हुई। जबरन नामांकन फी के विरोध में छात्रों का हंगामा है। प्रशासनिक भवन में छात्रों ने ताला जड़ दिया। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। स्थिति नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। कॉलेज परिसर में तनाव बना हुआ है और हालात पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। बाढ़ के एएनएस कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां माहौल काफी गरमाया हुआ है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए एबीपी छात्र नेता और शिक्षकों के बीच में ये नोकझोंक। बताया जा रहा है कि यहाँ पर छात्रों की तरफ से ताला जड़ दिया गया है। जो आप देख रहे हैं, एएनएस कॉलेज में छात्र और शिक्षकों के बीच झड़प की खबर है। कल हम लोगों ने प्रिंसिपल मैम को एक आवेदन दिया, जिसमें बोला कि आप ये शुल्क बंद करिए, नहीं तो कल से प्रशासनिक भवन को हम 11 बजे से बंद रखेंगे। वहाँ उन्होंने रिसीव कर लिया, कुछ एक्शन है। वो आज हम लोग प्रशासनिक भवन बंद करके शांतिपूर्ण बैठे हुए थे। हमारे कॉलेज के कुछ प्रोफेसर चुनिंदे आदमी आए, बैनर को देखे फाड़ दिए, हम लोग का कॉलर धर के मारे, अंदर से गाली गलौज, हमारी माँ लगा के गाली गलौज किए। उसके बाद उन्होंने पुलिस प्रशासन बुला लिया। अब हम छात्रों की आवाज कॉलेज कैंपस में नहीं उठाएंगे तो कहाँ जाते? तबीयत खराब हो ताला क्यों बंद कर रखा है? वो इन लोगों से पूछे आप, वो इनके और प्रिंसिपल के बीच का मैटर है। अच्छा, कहा जा रहा है गाली गलौज भी किया गया है। और भाई गाली गलौज किया गया है तो सुबह से गाली गलौज कर रहे हैं, माँ बहन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? यही स्टूडेंट, ये जो बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर हैं, वो लोग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये लोग कर रहे हैं, सुबह से कर रहे हैं। कहीं वीडियो। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं, या तो अपराधी अपराध छोड़ें या फिर पुलिस की गोली खाएं। इसी लाइन पर चलते हुए मोतिहारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां मुठभेड़ में एसटीएफ और जिला पुलिस की टीम ने 2 अपराधियों को मार गिराया है। हालांकि इस घटना में एसटीएफ के एक जवान भी शहीद हो गए हैं। मुठभेड़ की घटना पूर्वी चंपारण के चकिया थाना क्षेत्र में हुई है। शिवहरवा गांव में एक घर में कुछ अपराधियों के छिपे होने की पुलिस को खबर मिली थी, जिसके बाद जिला पुलिस ने एसटीएफ की टीम ने मिलकर कार्रवाई की, घेराबंदी की थी, लेकिन अपराधियों ने पुलिस पर गोली चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और इस घटना में अपराधी कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे की मौत हो गई है। वहीं अपराधियों की गोली से घायल जवान श्रीराम यादव ने भी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद सर्च ऑपरेशन में घर के कमरे से पुलिस को कई हथियार मिले हैं। मौके से एक कार्बाइन, 2 पिस्टल, एक कारतूस मिला है और लगातार इलाके में तलाशी की जा रही है। मोतिहारी में एसटीएफ और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ ने 2 बदमाशों को मार गिराया और इस कार्रवाई के दौरान एक जवान की भी मौत हो गई। बिहार डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि कल एक अपराधी ने एसएचओ को कॉल के माध्यम से धमकी दी कि हम पुलिसकर्मियों की लाश बिछा देंगे। वो नंबर नेपाल का था, जिसे ट्रेस किया गया है, जिसके बाद एक्शन लिया गया। के द्वारा जो पुलिस को एक चुनौतीपूर्ण लहजे में बात की गई थी, तो उस पर केस दर्ज करके एफआईआर दर्ज हुआ उसका, और उसके पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 अपराधी मारे गए हैं और कोलेटरल डैमेज के तौर पे एक हमारे एसटीएफ के जवान की भी मृत्यु हो गई है। अपराधियों की जो गतिविधि है उस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस निरंतर क्रियाशील है और उसी सिलसिले में ये घटना हुई है। पटना में भी ये घटना हुई थी, जिसमें एक 5 अपराधी गिरफ्तार हुए, भारी संख्या में हथियार बरामद हुआ है। तो लगातार पुलिस और अपराध कर्मियों के बीच
जो छापामारी के क्रम में मुठभेड़ होना, उनकी गिरफ्तारी होना, ये कार्रवाई चल रही है। खबर मोतिहारी से है, जहां अपराधियों और पुलिस के बीच हुए मुठभेड़ में एसटीएफ जवान श्रीराम यादव शहीद हो गए। सिवान के रहने वाले श्रीराम यादव की शहादत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना के बाद पुलिस अधिकारियों और डीएम ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनकी पत्नी सिंधु देवी और मां का रो रो कर बुरा हाल है। दूसरा कोई आया था कॉल, दूसरा कोई बोल रहा था कि चलो आज ही रेड मारते हैं। घर ही में है, जिसका देख रहे थे टीएलू घर ही में है, लेके गए। अभी मना किए कि आदमी नहीं है, आदमी गए दूसरे जगह, तो जितना आदमी है उतने लेके चलो। फिर फोन काट दिए, का पता वो लोग का बात पर, बोले कि तुम सो जाओ, सुबह में बात करते हैं। पटना से बड़ी खबर मिल रही है, छापेमारी करने गई पुलिस पर हमला। अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की टीम छापेमारी करने के लिए गई थी और पुलिस टीम पर ही हमला हो गया। रानी तालाब थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। बालू माफिया का पुलिस पर हमला, जिसमें कई राउंड गोलीबारी और रोड़ेबाजी भी हुई है। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है और बताया जा रहा है कि 6 बालू लदे ट्रैक्टर को भी छुड़ा लिया गया। पुलिस ने मौके से 4 ट्रैक्टर और 3 मोटरसाइकिल जब्त की। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। घटना के बाद से इलाके में पुलिस बल की तैनाती भी बढ़ाई गई है। लोगों के साथ मिलकर उनके द्वारा पुलिस पर ईंट पत्थर से हमला करने का प्रयास किया गया और उधर से 4-5 राउंड गोलियां भी चली पुलिस पे। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा भी हवाई फायरिंग की गई, 4 राउंड हवाई फायरिंग की गई। दोनों साइड में से किसी भी साइड में किसी को कोई गोली नहीं लगी, परंतु इस मौके का फायदा उठाते हुए सभी वहां से भागने में सफल हुए। गोपालगंज में सिविल कोर्ट में ड्यूटी पर जा रही एक महिला कांस्टेबल पर युवक ने जानलेवा हमला कर दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के जादूपुर रोड की है। घायल महिला कांस्टेबल संध्या कुमारी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है। घायल महिला कांस्टेबल ने बताया कि युवक के हाथ में चाकू भी था, हमला कर भाग रहा था, लेकिन दौड़ाकर यातायात पुलिस ने पकड़ लिया है। पकड़े गए हमलावर को नगर थाना को सौंपा गया। पुलिस मामले में जांच कर पकड़े गए आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। सदर कोर्ट में ड्यूटी में है महिला कांस्टेबल 300 संध्या यादव इनका नाम हुआ। इनके हस्बैंड बीएचजी में है, जो डीडीसी आवास पर ड्यूटी करते हैं। ये अपने बच्चे को सौंपने के लिए डीडीसी आवास पर गए, पति को हैंडओवर करके ये ड्यूटी में आ रहे थे। अचानक ही पता नहीं वो कौन आदमी था। जहानाबाद से बड़ी खबर मिल रही है, सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी। मेल पर कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई। जैसे ही ये मेल आया है, जानकारी पुलिस को टीम को मिली है। पुलिस की टीम काफी ज्यादा अलर्ट मोड में है, अधिकारी भी अलर्ट हैं। सिविल कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई। जहानाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। पहले हमारे पास में और माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के पास में एक रजिस्टर्ड पोस्ट से एक सूचना मिली थी कि 17 मार्च 2026 को जो कोर्ट है उसके अंदर किसी प्रकार के जो बम से उसको उड़ाने की धमकी दी गई थी। तो आज क्योंकि 17 मार्च है, तो आज भी हम लोगों ने उसके अंदर पूरा सिक्योरिटी ऑडिट कराया है। 1 महीने के अंदर हम लोगों ने लगातार 2 बार उसके अंदर सिक्योरिटी ऑडिट कराया। कहाँ पे सीसीटीवी कैमराज हैं, एंट्री एग्जिट के अंदर क्या क्या HHMD मशीन्स की आवश्यकता है, मेटल डिटेक्टर की आवश्यकता है। मोतिहारी से बड़ी खबर मिल रही है, निगरानी की भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पीएचसी कल्याणपुर के बड़ा बाबू रवि कुमार चतुर्वेदी गिरफ्तार किए गए हैं। 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा गया है। रिटायर्ड कर्मी के जीपीएफ भुगतान के लिए 2% की रिश्वत की मांग की गई थी। पहली किस्त लेते ही निगरानी टीम ने ट्रैप कर लिया है। निगरानी डीएसपी विप्लव कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी की लगातार सख्ती जारी है। कंप्लेन का सत्यापन किया और सत्यापन सही पाया गया। इन्होंने रुपए की मांग की है और कुछ और मामलों में मामला 10,000 रुपये में सेटल हुआ। वैसे तो 20 लाख का 40,000 रुपया होता है, लेकिन मामला 10,000 में सेटल हुआ और सिर्फ जीपीएफ का पैसा निकालने के एवज में सेटल हुआ मामला। और उसके बाद कंप्लेनेंट निगरानी में गया पैसा लेके 10,000 रुपया, और उसी के एवज में केस दर्ज हुआ, प्राथमिकी दर्ज हुआ, केस नंबर 2426, और उसके एवज में हम लोग कार्रवाई किए हैं।
छपरा से बड़ी खबर मिल रही है। नाबालिग छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में अब सीआईडी जांच की अनुशंसा की गई है। सारण सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने सीआईडी जांच की मांग की। सोशल मीडिया पर बवाल के बाद सांसद ने चुप्पी तोड़ी है और मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है, उन्होंने ये कहा। इसके साथ ही सांसद ने गृह मंत्री सम्राट चौधरी को पत्र भी लिखा है। आपको बता दें कि छपरा के डेरनी में 11 मार्च 2026 को एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत हो गई। लड़की को कुएं में धक्का देकर मारा गया था। वहीं मृतक के परिवार का आरोप है कि गांव के ही 5 लड़के उसे जबरन उठाकर ले गए, उसके साथ रेप किया और फिर रेप करने के बाद कुएं में फेंक दिया गया। हालांकि आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई थी। मेरा ऐसा मानना है कि निष्पक्षता के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक तरफ पुलिस का अनुसंधान और उनके तथ्य, अनुसंधान के तथ्य, और दूसरी तरफ लोगों का मानना, स्थानीय लोगों का बयान, टीवी यूट्यूब ब्लॉगर्स का बयान, उनका विश्लेषण, उसके बाद मीडिया में, सोशल मीडिया में। तो ये जरूरी है कि इसका अनुसंधान ठीक ढंग से करके सच्चाई तक, गहराई तक पहुंचा जाए। और इसलिए हमने सम्राट चौधरी जी से बात की है और उनको पत्र भी दिया है और उनसे आग्रह किया है और उन्होंने सहमति भी दी है कि इसकी जांच सीआईडी से करा लिया जाए। बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री संजय सिंह छपरा के डेरनी पहुंचे, जहां उन्होंने संदिग्ध छात्रा की मौत मामले में परिवार वालों से मुलाकात कर जानकारी ली। इससे पहले परिवारजनों ने गांव के ही 5 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। वहीं मंत्री के गांव पहुंचने से बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े, पुलिस पर आरोप की झड़ी लगा दी। हालांकि मंत्री ने मौके पर मौजूद डीआईजी नीलेश कुमार को आवश्यक निर्देश देकर मामले की निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया है। इंसाफ मिले, इसके लिए हमने निर्देश दिया है कि जो भी चीजें हो सही दिशा में जांच होनी चाहिए और किसी के साथ अन्याय नहीं होनी चाहिए। नीट छात्रा मामले में सीबीआई की टीम एक बार फिर से शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची। करीब 2 घंटे तक सीबीआई की टीम ने हॉस्टल की पूरी जांच की है। छात्रा के कमरे की भी जांच की गई। वहीं हॉस्टल के वार्डन को भी और आर्किटेक्ट को भी बुलाया गया। 2 घंटे तक जांच के बाद सीबीआई की टीम यहां से निकली। कई सबूत को इकट्ठा कर सीबीआई की टीम यहां से निकली है। छात्रा मामले में सीबीआई की टीम एक बार फिर से शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची है। करीब 1 घंटे से शंभू गर्ल्स हॉस्टल में है और फिर से एक बार सबूतों को खंगाला जा रहा है। कई बार सीबीआई यहां पहुंच चुकी है। जब से सीबीआई ने चार्ज लिया है तब से यहां सीबीआई आई है। कई बार यहां पर सबूतों को दोबारा खंगाला गया है। अब फिर से नए सबूत तलाश किए जा रहे हैं। जिस तरह से कोर्ट में ये मामला चल रहा है, हॉस्टल संचालक मनीष रंजन की जमानत याचिका भी कल खारिज कर दी गई है और वैसे में लगातार कोर्ट के द्वारा सीबीआई को जवाब तलब भी किया जा रहा है कि केस की क्या प्रगति है। सबूतों को जिस तरह से पीड़िता के वकील ने आरोप लगाया था कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो तमाम घटनाओं के बाद एक बार फिर से सीबीआई की टीम पहुंची है शंभू गर्ल्स हॉस्टल में। फिर से नए सबूत तलाशे जाएंगे और क्या आगे केस की प्रगति होगी, ये फिर से कोर्ट के द्वारा उनसे पूछा जाएगा। तो फिलहाल जो स्थिति है, सीबीआई की टीम पहुंची है शंभू गर्ल्स हॉस्टल और फिर से सबूतों की तलाश की जा रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। खबर आपको सासाराम से दिखाते हैं, जहां सासाराम के नवरत्न बाजार में एक ट्रांसपोर्टर से हथियारबंद अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर 1 लाख रुपए कैश लूट लिए। बताया गया कि जब वो रेलवे के गोदाम से मजदूरों को पेमेंट कर लौट रहे थे, तभी पीछे से घात लगाए 5 अपराधियों ने उन्हें घेर लिया। रोहित कुमार पुद्दार से 1 लाख रुपए कैश, उनका मोबाइल और एलआईसी का कागज छीन लिया। बता दें कि रोहित कुमार ट्रांसपोर्टर हैं और ये पैसा ट्रांसपोर्ट से संबंधित था। सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। 2 लोग पिस्टल भिड़ाए थे, ऐसे थे 5-6 लोग। कैसे कैसे किया लोग? सर गली में घुसे हम, तो वो लोग आगे की तरफ थे और आए बैक होके और मेरे को पिस्टल भिड़ा के और बैग और जेब में से पैसा, मोबाइल सब लेके। कितना पैसा था? 1 लाख रुपया का। कैसा पैसा था ये सर घर से मैं लेके गया था, ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ और वो लेबर लोग का, ट्रक वाले लोग का भाड़ा उड़ा देता हूँ, वो सब लेके गया था। ट्रांसपोर्ट के बिजनेस का पैसा था? जी। और आइए अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। पाकिस्तान ने एक बार फिर कायराना हरकत की और पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान पर बड़ा हमला कर दिया। देर रात हुई एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान ने काबुल के
अगर बताएं आपको, पाकिस्तान ने काबुल के रिहेब सेंटर को टारगेट किया, जहां नशे के आदी मरीजों का इलाज चल रहा था। अफगान सरकार का दावा है कि इस हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि 200 से ज्यादा घायल हैं। देर रात हुए इस हमले के बाद अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल अस्पताल के मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप देखिए, देर रात ये एयर स्ट्राइक की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 400 लोग जो हैं वो इस हादसे का शिकार हुए हैं। तस्वीरों में आपको नजर भी आ रहा होगा, देर रात अचानक ये एयर स्ट्राइक जो है पाकिस्तान की तरफ से की गई है। हमले में 400 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं पाकिस्तान की इस कायराना हरकत को अफगानिस्तान ने इसे आम लोगों पर हमला करार दिया है और अफगानिस्तान सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान ने बेगुनाह लोगों को मारा है, हम इस हमले का बदला जरूर लेंगे। वहीं तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान को इस कायराना हरकत का जवाब दिया जाएगा। तो भारत ने अफगानिस्तान पर हमले की निंदा की। काबुल पर हमला पाकिस्तान की कायराना हरकत है, भारत ने यह कहा है, और पाकिस्तान ने काबुल में नरसंहार किया, भारत की तरफ से यह कहा गया है। इसके साथ ही भारत ने कहा कि पाकिस्तान की हरकत सैन्य कार्रवाई नहीं है। और अब खबरें आपको खेल की दिखाते हैं। पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले को लेकर अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान ने काफी नाराजगी जताई है। राशिद खान ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, काबुल में पाकिस्तानी हवाई हमले में आम लोगों की जान गई है। आम लोगों के घर, शिक्षण संस्थान और अस्पतालों को निशाना बनाया है। राशिद खान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने रमजान के पवित्र महीने में बेहद घिनौनी हरकत की, इससे केवल फूट और नफरत बढ़ेगी। आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा और इसी बीच हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बताया जा रहा है पैट कमिंस पीठ की चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं और अब तक ये स्पष्ट भी नहीं हुआ है कि वो आईपीएल 2026 में कब टीम से जुड़ेंगे। इस बीच कमिंस की जगह भारतीय स्टार ईशान किशन हैदराबाद की कप्तानी संभालते नजर आ सकते हैं। वहीं अभिषेक शर्मा का उप कप्तान बनाया जा सकता है। और के साथ बंद हुआ निफ्टी 23,550 के ऊपर रहा। बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 567.99 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं निफ्टी 172.35 अंक की बढ़त के साथ 23,581.15 पर बंद हुआ। करीब 2,252 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। वहीं 1,820 शेयरों में गिरावट आई है और 138 शेयर में कोई बदलाव नहीं हुआ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।